इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम कौन कौन सी हैं जी हमारे पास? कि केसी अप्लाइज होता है जी इक्विलिब्रियम पे, तो इसकी केसी का यूनिट क्या है? मोल्स पर डीएम क्यूब। इसमें के और सी, के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और सी किसे कहते हैं? सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब, राइट। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट है, केसी किस चीज पे डिपेंड करता है? केसी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड, यानी केसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये नहीं है कि अगर आपने 3 मोल्स रिएक्टेंट लिया है तो उसका केसी हो रहेगा, 4 मोल्स ले लिए तो हो रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, अगर कोई रिएक्शन है, लेट्स सी नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, अगर 25 सेल्सियस पे सपोज इसकी वैल्यू 2.3 है एट 25 सेल्सियस, अगर मैं ले रहा हूं जी 100 मोल नाइट्रोजन और 100 मोल हाइड्रोजन, तब भी केसी की वैल्यू यही होगी। अगर मैं 300 मोल्स नाइट्रोजन और 300 हाइड्रोजन ले लूं तब भी यही होगी। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो केसी होता है, इसका जब हम एक्सप्रेशन करने लगते हैं, यानी इसका मैं जब केसी लिखने लगूंगा, ये आपको पता है कि ये जो अमोनिया प्रोडक्ट है NH3, तो इसकी पावर में क्या आएगा? इसकी पावर में कितना आएगा? 2, टू। और डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन पावर 1, हाइड्रोजन पावर 3, राइट। तो अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स किन्हें कहते हैं जी? ये कोफिशिएंट्स हैं, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, अमोनिया का 2 है, नाइट्रोजन का कुछ नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 1 कंसिडर होगा। ठीक है। तो कोफिशिएंट्स ये होते हैं जो हमारे पास इक्वेशन में आ रहे हैं, और ये हमेशा कहाँ चले जाते हैं? केसी लिखते हुए ये तमाम पावर्स में आ जाते हैं, राइट। कोफिशिएंट्स हमेशा पावर में यूज होते हैं। ठीक है। एक बात हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, केसी की वैल्यू, केसी इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होगा? कौन सी दो चीजें बराबर हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और केसी की वैल्यू 1 से कम है तो तब क्या इसका होगा? मतलब है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ज्यादा है, प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। ये हमारे पास इसका ये लास्ट पॉइंट था। ठीक है जी। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम का ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आपको समझ आ गए कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट CO2 पावर में आ गया, COO2, इवन वो 1/2 भी होगा तो वो पावर में 1/2 लिखेंगे। ये अब आप इसको कर सकते हो SO2, और ये आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा सेल्फ चेक में, ये इसी की प्रैक्टिस है। यूनिट्स कैसे निकालते हैं हम एक को कर लेते हैं। जो हमारी फेमस इक्वेशन चल रही है, इसमें केसी एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा, और तो ये केसी का यूनिट क्या आएगा? NH3 पावर 2 ओवर N2 पावर 1 H2 पावर 3। NH3 क्या आ जाएगा जी बेटा? मोल पर डीएम क्यूब, पावर कितना? 2। N2 कितना आएगा? मोल पर डीएम क्यूब, पावर कितना? 1। मोल पर डीएम क्यूब, पावर कितना? 3। तो ये 2 है, ये 3 से कैंसिल, 1 बच गया, तो ये हो गया मोल, सॉरी ऊपर बच गया 1, नीचे रह गया मोल DM-3। अब एक इधर है और एक उधर बच गया, तो ये पावर 2। फाइनल आंसर क्या होगा? मोल ऊपर आएगा और 2 स्क्वायर होगा, ये -2, DM ऊपर आएगा, 3 2 6 ऊपर आएगा तो +6। ये केसी का यूनिट हो गया। ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन केसी का यूनिट फाइंड करने में है? नो सर। ठीक है, ये उनके क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है जिसमें हमें केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वाज ऑब्जर्व्ड एट 500 सेल्सियस। ए की अमाउंट इतनी है, बी की इतनी है और ए बी की इतनी है, इसका केसी निकालें।
सबसे पहले इसका केसी एक्सप्रेशन लेते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या है, ए बी। सो ए बी, इसकी पावर कितनी आएगी बेटा, पावर बता दें। इस इक्वेशन के मुताबिक इसकी ए बी की पावर कितनी बनेगी जी ए बी की बेटा, पावर 2 बनेगी ना। 2 बनेगी। ए टू की पावर, ए टू की पावर, ए 2 की पावर सर 1 होगी और बी 2 की पावर 1 होगी। ठीक हो गया। ए बी की वैल्यू है मेरे पास 0.203, इसकी पावर 2 लगा देंगे। ए है 0.399 और मल्टीप्लाई होगा बी 1.197। ये तरीके से इसका केसी सॉल्व होगा, केसी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है जी, ये आपके पास सॉल्व हुआ है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास अभी जो मैंने शुरू में बात की कि मेरे पास केसी भी होता है, केपी भी होता है, सॉरी केसी का बता दिया, इस तरह केपी भी होता है, के एक्स भी होता है और के एन भी होता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया, के किस चीज को कहते हैं, के का कंप्लीट नेम क्या इक्विलिब्रियम का। है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। equilibrium। सी फॉर कंसंट्रेशन है तो पी फॉर पार्शियल प्रेशर, एक्स फॉर मोल फ्रैक्शन एंड एन फॉर मोल्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो हमने इंटर रिलेशनशिप पढ़नी है डिफरेंट किस्म की। तो अब पहली है जी, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। सो व्हाट इज डेल्टा एन, डेल्टा एन यहाँ पे होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अगर सपोज कोई कहे जी कि जो हार्बर प्रोसेस हम बार बार पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेक्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, उसका केपी लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, वो मैं लिखूंगा प्रेशर पी ऑफ NH3 पावर 2 प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पावर 1 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर कितनी आएगी, 3 पावर आएगी। यस गुड। ये वही इक्वेशन है, बस इसमें आपका जो केमिकल है वो सुपरस्क्रिप्ट में आएगा, सॉरी सबस्क्रिप्ट में नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में पावर ऊपर आएगी। स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के सी में यूज होगी, कंसंट्रेशन में यूज होगी। ठीक है, और ये जो है मेरे पास पी यूज होगा। तो ये पहली इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व कर ली, के पी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो डेल्टा एन होता है ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, राइट। अच्छा, अब एक और चीज, अगर आपके पास, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं ट्रिकी सा, अंडर व्हाट कंडीशन केपी और केसी एक दूसरे के बराबर कैसे कब हो सकते हैं, केपी और केसी बराबर कब हो सकते हैं जी बेटा, इक्वेशन में देखें केपी और केसी की वैल्यू बराबर कब हो सकती है, सर जब हमारे पास मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, और डेल्टा एन का आंसर जब जीरो आएगा तो किसी चीज की पावर जीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो केपी और केसी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन यहां से देख लें, केपी इज इक्वल टू, ये आपने याद रखनी है इक्वेशन, इनको ड्राइव नहीं करना होता हमारे कोर्स में, सिर्फ आपको ये यूं आ सकता है इसका एमसीक्यू, द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केएन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। So Kp is equal to Kn pressure over number of mole n और पावर डेल्टा n। और तीसरी इक्वेशन है जी Kp और Kx की, Kp is equal to Kx प्रेशर डेल्टा n। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा Kp is equal to, ये देखें फॉलोइंग रिएक्शन वो स्टडीज 25 सेल्सियस है, Kp भी निकालें और Kc भी निकालें। दिया क्या हुआ है मेरे पास पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है तीन चीजों का। अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है तो मतलब मैं इस रीडिंग की मदद से केपी निकाल सकता हूँ। इसका केपी की इक्वेशन क्या बनेगी, प्रेशर ऑफ NOCl, क्योंकि NOCl प्रोडक्ट है, पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ NO पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 पावर 1। सो
अब हमारे पास NOCl की अमाउंट कितनी है जी 1.2, ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर। NO की वैल्यू कितनी है, NO की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और क्लोराइन की वैल्यू है जी 3 इंटू 10⁻⁻1। तो अब हम यहाँ इसकी मदद से हमारे पास एक केपी का आंसर आ जाएगा। तो ये कोई वैल्यू आ गई जी 1.9 इंटू 10⁻3। अच्छा जी, अब चूंकि वो एटीएम में है, अब ये देखें कि इसका यूनिट क्या बनेगा। केपी का भी आप यूनिट निकाल सकते हो, तो ये बनेगा जी एटीएम इनवर्स। आपको समझ आई ये एटीएम इनवर्स कैसे होगा? जी बेटा, आपको केपी का यूनिट समझ आया? नहीं सर। ओके, ये पावर स्क्वायर में था, इसका मतलब है इसका यूनिट है एटीएम स्क्वायर, और ये एनओ भी है एटीएम स्क्वायर, क्योंकि आपने देखा इसके ये एटीएम यूनिट्स में इसकी रीडिंग मौजूद है, ये एटीएम, तो ये कैंसल, बच गया एटीएम, तो एटीएम इनवर्स हो जाएगा ना। अब बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास केपी आ गया है। अब मैंने इक्वेशन लगानी है केपी इज इक्वल टू के सी, क्योंकि अब हमने के सी निकालना है ना। अब मेरे पास डेल्टा एन कितनी बन रही है, केपी की वैल्यू तो मौजूद है 1.9 10⁻3। के सी फाइंड करना है। आर की वैल्यू क्या होती है जी 0. याद है 0.0821। टेम्परेचर गिवन था 25 सेल्सियस, जिसको केल्विन में लेंगे 298, और पावर कितनी आएगी डेल्टा एन -1, राइट। जी सर। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने 3, तो ये -1। अब जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो इसमें जो पहली चीज होगी, मैं वो ये करूंगा कि इसकी पावर को प्लस में ले जाऊं। वो यूं हो जाएगी 0.0821 इंटू 298। जब -1 पावर वाले को नीचे लाएंगे वो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.98 10⁻3। इस तरह हम इसका केसी निकाल सकते हैं, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, ये डिवाइड हो रहा है ना, ये फैक्टर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और आपके पास केसी का आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट समझ आया? जी सर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल का, सॉरी सेल्फ चेक का। द कॉन्टैक्ट प्रोसेस प्रिपेयर प्योरेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड कमर्शियली। ठीक है जी। अब मेरे पास SO2 है, O2 है, SO3 है, और वो कहता क्या है, इसमें फाइंड क्या करना है जी, कैलकुलेट, ओ माय गॉड, केपी। अब आपको करना क्या होगा, अगर आप इसके स्टेप्स देखें, आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप केसी निकालेंगे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करके। ठीक है जी, राइट। पहले हमें क्या निकालनी है, इसका केसी निकालना है, और SO2 की पावर 2, O2 की पावर 1। ठीक है, जब हम इसकी वो केसी निकाल लेंगे, फिर मैं ये वाली इक्वेशन पुट करूंगा, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। उसकी मदद से मैं केपी निकालूंगा। पॉइंट समझ आ गया? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, और यहां पर होगा सेम फेज, यानी जिसमें आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों सेम फेज में हो। यानी पहली जो एग्जांपल है, इसमें नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, यानी रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। इधर नीचे SO2 O2 भी गैस है, SO3 भी गैस है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन देखें तो एथेनोइक एसिड अल्कोहल ये लिक्विड है, एस्टर और वाटर जो बन रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में ये भी लिक्विड है, तो ये भी होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, ये सॉलिड है, लेकिन इससे गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रोडक्ट में गैस है और रिएक्टेंट सॉलिड है, तो उन्हें हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया कहा जाता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको केसी निकालना हो, लेट्स सपोज इस फर्स्ट इक्वेशन का मुझे केसी एक्सप्रेशन बनाना है, तो केसी एक्सप्रेशन इसका बनेगा सिर्फ CO2 कंसंट्रेशन। क्यों? बिकॉज सॉलिड
और liquids are not involved in Kc expression. पॉइंट समझ आया? ओके जी सर। जब कोई चीज अच्छा, लिक्विड और एक्वस में फर्क होता है। लिक्विड अगर स्मॉल एल लिखा हुआ है तो वो लिक्विड है, लेकिन अगर ए क्यू लिखा हुआ है ना उसके साथ, तो फिर आप उसे कंसिडर करोगे, यानी कि गैसेस को भी कंसिडर करने और एक्वस को भी करने। ओके पॉइंट समझ आ गया? ओके सर। ये जुमला है जी जी सर। आपका, इफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आर इन्वॉल्व, their concentrations are not included in equilibrium constant expression, the it does not affect। ये उसने देखें, ये इक्वेशन ली हुई है, इसमें सॉलिड को भी, इसको भी नहीं कंसिडर किया, इसको भी, और इसका केसी और केपी कोई सा भी एक्सप्रेशन, इवन केसी हो या केपी हो, उसका केपी बनता होगा प्रेशर ऑफ CO2 ऊपर वाली इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, यानी कि दोनों ही इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये उसके मुताबिक आपने सॉलिड वालों को और लिक्विड वालों को इंक्लूड नहीं करना। लेट्स इन केस वो एक्वस कह देते हैं तो एक्वस इंक्लूडेड होगा। गॉट द पॉइंट? जी सर। ओके सो वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके एक तो ये आपका स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है, टाइट्रेशंस होती हैं जिससे आप, अच्छा आपको एक रिएक्शन हो रहा है, एमसीक्यूज आ रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है आपके सामने हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? लेबोरेटरी में कौन सा टेस्ट करोगे जिससे पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है? कौन सी टेक्निक और कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? जी बेटा कोई आइडिया बताएं। हम सर टाइट्रेशन। अच्छा टाइट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज कर सकते हो, इंफ्रारेड थर्मामीटर, कुछ भी ऐसा इंफ्रारेड जो है ना, NMR भी, मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है, यूवी रेज भी। लेकिन इनसे हम करेंगे क्या 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 तरीका इख्तियार करेंगे कि जिससे ये पता चले कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है? हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? हमें मिले अगर कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी अगर आप उसमें से सैंपल लेते हो और उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हो, और कंसंट्रेशन अभी फाइंड की तो सपोज 3 आई, 3 मोल पर डीएम क्यूब आई, 2 मिनट बाद फाइंड की तो 3 मोल पर डीएम क्यूब है, फिर अगर कांस्टेंट कंसंट्रेशन रह रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। पॉइंट समझ आई? जी क्या सर। बात बोली है मैंने? हाउ यू कैन रिकग्नाइज, एक तो है कि आपके पास टेक्निक्स का नाम होगा, टाइट्रेशन है, स्पेक्ट्रोमीटर है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, कोई सा भी ऐसी टेक्निक्स हो सकती है, लेकिन वर्किंग ऑब्जर्वेशन और प्रिंसिपल क्या होगा? कौन सी बात मुझे कंफर्म करेगी कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। सो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट्स सपोज नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मेकिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा जी, अब इसका केसी एक्सप्रेशन बनाना सीखते हैं। अगर सपोज टाइम जीरो है, टाइम जीरो का मतलब ये होगा अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, नाइट्रोजन की ए अमाउंट और हाइड्रोजन की बी अमाउंट ली, अभी तो प्रोडक्ट बना नहीं, जीरो। ए से मुराद है ए मोल्स, मोल्स की अमाउंट है, हाइड्रोजन की मोल्स को बी मोल से यानी बी अमाउंट मोल से, ठीक है। अच्छा अगर टाइम इतना गुजरा कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके पास प्रोडक्ट बन गया एक्स, उसके साथ जो कॉफिशिएंट वही होगा जो उसकी ऊपर इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन जो है, अब जहरी बात है प्रोडक्ट बने तो रिएक्टेंट कम हुआ होगा, तो रिएक्टेंट वुड बी ए माइनस एक्स एंड प्रोडक्ट वुड बी बी माइनस एक्स। अब बी माइनस कितना एक्स होगा? डेफिनेटली वो जितना ऊपर कोऑफिशिएंट्स में लिखा हुआ है, सो ये बी माइनस 3x है और ये बी माइनस 1x है। 1 आप लिखे ना लिखें, ये 1 कहां से आया जी? इधर से। तो जो डिक्रीज होगी फैक्टर की, वो उसमें से लिखी जाएगी जो कि मेन इक्वेशन का कोएफिशिएंट होगा।
ये पॉइंट समझ आया? ये 2 की प्रेजेंस, ये 3 की और ये 1 की, जी समझ सर, आई? आगे समझ में। ओके, अगर टाइम इतना हुआ है, ओके, कंसंट्रेशन में इसको करने के लिए a माइनस एक्स ओवर वी वॉल्यूम पे डिवाइड कर लो, क्योंकि ये b और x ये क्या हैं, ये मोल्स हैं, तो मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड करो तो वो कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब हमने इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट क्यों किया है? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन मोल्स पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि कंसंट्रेशन पे होता है, केसी पे होता है। ठीक है, सो मैंने अब इसको केसी में ले जाना है। सो केसी क्या होगा जी? प्रोडक्ट 2x ओवर v, इसका क्या होगा? 2x ओवर v, क्योंकि ये अमोनिया का एक्सप्रेशन और अमोनिया 2 में है, तो इधर भी स्क्वायर आएगा। ये नहीं कि आपने 2 लिख दिया तो अब स्क्वायर नहीं आएगा। और नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा? a माइनस एक्स ओवर वी, और हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा? b माइनस 3x ओवर v का क्यूब। पॉइंट समझ आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा, ये स्क्वायर को ओपन कर दिया। मैथ्स का रूल है, अगर इस नीचे वाले फैक्टर को ऊपर लाना है तो आप इसको इन्वर्स कर दोगे, ये हो जाएगा v ओवर a माइनस एक्स। अच्छा, आपने इधर से इसको भी किया v क्यूब, लेकिन इसको नहीं खोलना, v माइनस 3x इसका क्यूब रहने दें, ये तो फिर अलजबरा का फैक्टर लगता है, इसलिए इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो v स्क्वायर अगर इससे कैंसल हो तो यहाँ पे एक बच जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा जी? 4x स्क्वायर v स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स b माइनस 3x का क्यूब। ये हमारा केसी एक्सप्रेशन बना है। अब ये एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है? अगर मैं इस पे गौर करूं तो ये मुझे केसी और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या बता रहा है, कि केसी वैल्यू विल इंक्रीज इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम देखो, एक्स और ये तो वो अमाउंट है ना जो बनी है, ये वेरी भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम के फैक्टर के लिहाज से केसी का एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी? इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज then the Kc will increase, if volume is decreased then the Kc will decrease. Got the point? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने, अच्छा मैं जरा रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद कोई चीज कंफ्यूजन रह गई हो। व्हाट इज ए? आप बताएं, ए क्या बोलेंगे? ए इज द इनिशियल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट? और बी क्या चीज होगी जी बेटा? ये स्मॉल बी क्या होगा? इनिशियल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यप। इनिशियल मोल्स ऑफ और हाइड्रोजन। व्हाट आर द इनिशियल मोल्स ऑफ अमोनिया? जीरो। What is the amount of nitrogen at equilibrium? Moles of nitrogen at equilibrium. This is ए A माइनस एक्स। minus X. ठीक है? What is the amount of hydrogen at equilibrium? B minus बी माइनस 3x. 3 Yep. And amount of ammonia produced at equilibrium? 2x. 2x। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अगर हम इस क्वेश्चन पे फोकस करें आज, तो इसमें से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और हम उनको नोट करेंगे। 100 Celsius 0.1 मोल ऑफ N2O4 इज हीटेड इन 1 dm³ फ्लास्क। वॉल्यूम 1 है इसलिए वॉल्यूम फैक्टर से चेंजिंग होनी नहीं है। एट इक्विलिब्रियम NO2 वाज फाउंड, यानी 0.1 मोल N2O4 इनिशियल है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें N2O4, इसको हीट किया तो मेरे पास क्या बना? NO2। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये यूं हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? 0.1 मोल ऑफ N2O4 हीटेड, यानी ये इनिशियल मोल है 0.1, तो ये क्या हुआ? 0। ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा, अब वो कहता है एट इक्विलिब्रियम NO2 वाज फाउंड। इक्विलिब्रियम पे ये 0.12 था। एट इक्विलिब्रियम NO2 इज 0। अब N2O4 क्या होता है? ये तो बेसिकली होता है 0.1 माइनस एक्स।
यही हमने पढ़ा है। तो यहाँ x कौन है? x है। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए था? इसकी जगह आना चाहिए था मेरे पास 2x। यही बनता था ना? जी सर। नहीं समझ आई शायद। मैं सर इसको हम 2x मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। ये अच्छा जी, ये ए होना चाहिए था। ओके, इसको मैं कलर ब्लैक सेलेक्ट, चलो ये ए होना चाहिए था और ये 0, राइट? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये ए होना चाहिए था और ये 0, और ये 2x बनता था और ये a माइनस एक्स। ऐसे ही है, जी सर। ऐसे होना चाहिए था ना? अच्छा, अब जरा हम कनेक्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ a की जगह कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.1, राइट? और यहाँ 0 की जगह 0 ही है। चलो ठीक हो गई बात। और यहाँ पे 2x की जगह पे यहाँ पे कोई रीडिंग कितनी आई हुई है? वो आई हुई है 0। 0.12। तो x की वैल्यू क्या हुई? यही इसमें ट्रिक है। इसका मतलब है 2x.12 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा? 0.12/2, दैट विल बी 0.06। तो 0.1 में से जो माइनस होगा वो 0.06 होगा। पॉइंट समझ आया? जी सर। अब समझ आ गई है, नहीं आई? रिपीट करूं? सर एक दफा रिपीट कर दो। ओके, मैंने आपको बात बताई, हम इसको रिवर्स करते हैं। जहां पे जो कंफ्यूजन है उसने बोला है अमाउंट ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.12। ये बात उसने लिखी है। इस बात को हम रीड करेंगे क्वेश्चन से। ये देखें जी, एट इक्विलिब्रियम NO2 was found to be 0.12। ठीक है, 0.12। तो NO2 यहाँ पे कितनी है? 0.12 एट इक्विलिब्रियम। जबकि हमें ये पता है कि NO2 एट इक्विलिब्रियम आना चाहिए था 2x। तो इसका मतलब है 2x इक्वल है 0.12 के, और N2O4 यहां पे होना चाहिए था 0.1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हम NO2 की अमाउंट से इनडायरेक्टली निकालते हैं। अब बात समझ आई? जी सर अब समझ में आ गई। ठीक है, मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको अपलोड कर दूंगा। फिर सुनना हो तो इसको पूरे प्रोसेस को आप सुन। इसमें यही मेन ट्रिक थी। तो ये उसने उसका आंसर ले लिया और कैसे निकाल लिया। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देख लें एक बार। नीचे ना देखें बेशक, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, इसको पढ़ें। ओरिजिनल कंसंट्रेशन N2 एंड O2 0.1 मोलर ईच। ओरिजिनल से मुराद क्या होगा? इनिशियल। ठीक है जी। तो बेशक आप ये देख लें 0.1 0.1। ओके, प्रोडक्ट कितनी बननी थी? 2x। 2x बन गई। ये कितना होना था? 0.1 माइनस एक्स। ये भी 0.1 माइनस एक्स। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अब आपको उसने कहा क्या है, फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम किसके इक्वल है? 2x के। NO कंसंट्रेशन इक्वल टू 2x। अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए Kc की वैल्यू दी हुई है 0.1 और NO की अमाउंट 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये देखो x की अमाउंट आई, और x की अमाउंट को आप NO निकालने के लिए 2x से मल्टीप्लाई कर। गॉट द पॉइंट? जी सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?